हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट को फिनिश किया और आई होप कि आप जो है वो लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो लेक्चर 4 था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। और आज की जो क्लास है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। इसके बाद जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर होगा और इसके बाद जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पूरा मतलब फिनिश हो जाएगा। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है उसको रिमूव कर दी गई है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेफ्ट है इसमें, जिसको हमें पढ़ना है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ जो है 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और एक दूसरे की फंक्शन जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम होता है डज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड फास्टर एक्टिविटी ऑफ द शॉर्टर ड्यूरेशन। इसके बाद जो है हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज द हार्मोन, जिसमें कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसकी एक्टिविटी रहती है। यहाँ पे फास्टर रहेगी लेकिन वहाँ पे स्लोअर एक्टिविटी रहेगी, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन की रहती है। यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन रहेगी लेकिन फास्टर एक्टिविटी होती है न्यूरल कंट्रोल की। तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। हर एक पॉइंट्स के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा और फास्टर एक्टिविटी होती है ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन की। ठीक है। और केमिकल कंट्रोल में हार्मोन्स की मतलब हार्मोन्स प्ले करता है रोल, तो उसमें जो होता है लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा लेकिन स्लोअर एक्टिविटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर इसको 2 पार्ट में करा गया है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा 2 टाइप में बांटा हुआ है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल माने जो सेंटर में होगा, बीच में होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उससे एसोसिएटेड जो भी नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब सेंटर, मान लेते हैं कि सेंटर में कुछ है, उससे एसोसिएटेड है कुछ, तो सेंटर के बाद जो होगा उससे एसोसिएटेड जुड़ा हुआ जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द पेरिफेरल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या तो एक आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो दोनों होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसको हम पीएनएस कहते हैं, इसमें आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है जो हमारी स्केलेटल मसल की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये वॉलंटरी होता है यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है द स्मूथ और द कार्डियक मसल। मैंने आपको 2 मसल पढ़ाया था, स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक। स्मूथ को मैंने विशरल भी बताया था। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल में रहता है वो कंट्रोल करता है, दैट इज द स्केलेटल मसल जो है उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है स्मूथ और कार्डियक मसल को, और ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये 2 तरह का हो सकता है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो मतलब सिंपैथेटिक जो होता है ये इमरजेंसी के दौरान जो एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो सिंपैथेटिक इमरजेंसी में और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में। और ये दोनों किसका टाइप है? दोनों टाइप है, दैट इज दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आता है विसरल नर्वस सिस्टम भी। विसरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आती है जैसे कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो होती है 12 पेयर्स की, और जो स्पाइनल नर्व होती है वो होती है 31 पेयर्स की। नाम हमें याद नहीं रखना है, बस हमें ऐसे ही समझ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नर्व्स की। तो नर्व्स में आता है बेसिकली सेंसरी, जिसको हम एफरेंट भी कहते हैं, और मोटर जो वहां से आते हैं, मतलब सेंसरी जो जाती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व्स, उसको हम एफरेंट भी कहते हैं या सेंसरी कह सकते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आता है उसको हम इफरेंट कह सकते हैं और उसको मोटर नर्व्स भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं न्यूरॉन को। जो हमारा न्यूरॉन होता है इसमें ये इसका पार्ट होता है, दैट इज दी मतलब ये होती है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन। तो सेल बॉडी जो है इसके अंदर जो है डेंड्राइट वगैरह होता है, ये सेल बॉडी होता है। इस सेल बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स किसका बनता है वो आगे हम देखेंगे। ये एक्सॉन का पार्ट होता है, ये एक्सॉन की एंडिंग होती है। एक्सॉन की जो एंडिंग होती है
उसमें होता है सिनेप्टिक नोब। इसी सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होता है और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमने देखा था। तो जो सेल बॉडी होती है उसको हम सोमा या फिर साइटोन भी कहते हैं। और दूसरा होता है न्यूराइट्स वाला पार्ट, मतलब एक होता है सेल बॉडी जिसको सोमा या फिर साइटोन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है पार्ट एक न्यूरॉन का न्यूराइट। न्यूराइट जो होता है उसमें आता है हमारा डेंड्राइट हो सकता है और एक्सॉन हो सकता है। इसके बाद न्यूरॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। जो निशल्स ग्रैन्युल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल बॉडी, और ये हमारी जो डेंड्राइट होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो निशल्स ग्रैन्युल्स जो है सिर्फ प्रेजेंट होता है डेंड्राइट में और सेल बॉडी के अंदर। मतलब ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे निशल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होगा और इसकी सेल बॉडी जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जो एक्सॉन होता है वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है ये निशल्स ग्रैन्युल्स। ये बनता है राइबोसोम्स और आरईआर, और इस पे बहुत बार ही पीवाईक्यूज आ चुका है, तो इसको याद रखना है कि ये बनता किसका है, दैट इज द राइबोसोम्स और आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हेल्प करता है इन द सिंथेसाइजिंग एंजाइम फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह का हो सकता है। इसमें आता है न्यूरॉन्स हो सकता है। न्यूरॉन्स जो है इसको हम एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं, और कुछ जो होता है सपोर्टिंग सेल्स होता है जिसको हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं, और ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होता है। तो एक्साइटेबल सेल हो सकता है नॉन एक्साइटेबल। एक्साइटेबल में आता है हमारा न्यूरॉन और नॉन एक्साइटेबल में होता है दैट इज द ग्लायल सेल जिसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। जो न्यूरॉन होता है इसमें सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये कभी भी डिवाइड नहीं करता है, और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारे बॉडी का वो होता है न्यूरॉन। तो ये कभी डिवाइड नहीं करेगा, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, ये एक्साइटेबल सेल्स होता है और लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। इसके बाद जो सपोर्टिंग सेल्स होता है ये मोर देन 50% जो होता है नर्वस सिस्टम का उसको ये कंट्रीब्यूट करता है। सपोर्टिंग सेल्स हो सकता है जैसे कि एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो होता है ये बनाता है ब्लड और ब्रेन के बीच का बैरियर बनाएगा। और जो एपेंडाइमल सेल्स होता है ये सीएसएफ जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जिसके वजह से हमारे हेड की जो दैट इज वेट रहती है वो कम रहती है। अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 kg रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इपेंडाइमल सिक्रीशन जिसमें आता है सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी वजह से हमारा जो हेड होता है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 जो kg होता है वो हमें फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से ही इपेंडाइमल सिक्रीशन की वजह से जो माइक्रोग्लियल सेल्स होता है ये मैक्रोफाज होता है। स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये भी सपोर्टिंग सेल्स होता है, और इसका मेन काम होता है कि ये माइलिन शीथ जो है ये बनाता है। इसके बाद जो है बस हम एक बार देख लेते हैं इसको, इससे क्वेश्चन अब आता नहीं है लेकिन हम बस एक बार देख लेते हैं, नाम याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्रेनियल नर्व जो है वो जो मैंने आपको 12 पेयर्स बताया था, 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व, उसको याद करने का जरूरत नहीं है और इसको भी याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत समझ लेना है। जो क्रेनियल नर्व्स होता है इसमें आता है ओल्फैक्टरी सबसे पहले, और ये 12 पेयर्स में होगा। जो ओल्फैक्टरी होता है ये स्मेल के लिए, जो ऑप्टिक होता है वो विजन के लिए। इसके बाद आता है तीसरा ऑक्यूलोमोटर जो कि आई मूवमेंट और प्यूपिल की जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उसके लिए। फोर्थ होता है ट्रॉक्लियर जिसमें आता है आई मूवमेंट। फिफ्थ होता है ट्राइजेमिनल, इसके बाद आता है दैट इज द एब्ड्यूसेस। फिर आता है फेशियल, इसके बाद आता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, फिर आता है ट्राइजेमिनल, इसके बाद आता है वेगस, फिर आता है स्पाइनल एक्सेसरी, इसके बाद आता है हाइपोग्लोशल। तो ये सारी थी क्रेनियल नर्व्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द जेनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स होती है ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होती है जो कि ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में। जो फॉर्म्ड इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल मैसेज हमारे अंदर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब इस जनरेशन और इम्पल्स की कंडक्शन कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो 3 तरह से नर्व इम्पल्स कंडक्शन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले एट रेस्ट जो होता है, एट रेस्ट को हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहेंगे, यहाँ पे पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये रेस्ट कंडीशन जो होता है इसमें जो एक्सोलेमा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम यहाँ पे एक्सोलेमा कहते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है उसमें हमें एक्सॉन देखने को मिला है, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द एक्सोलेमा। जो एक्सोलेमा होता है उसमें इनवर्ड होता है दैट इज नेगेटिव, और आउटवर्ड जो होता है ये होता है पॉजिटिव। एक्सोलेमा रेस्ट कंडीशन में इनवर्ड अंदर की तरफ नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव चार्जेस, और मतलब बाहर की तरफ जो रहता है पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। जो एक्सोलेमा होता है उसके पास कुछ चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गेट्स।
और गेट्स हो सकता है, लीकी चैनल्स हो सकता है और वोल्टेज गेटेड चैनल हो सकता है। जो लीकी चैनल्स होता है उसमें आता है सोडियम और पोटेशियम, और वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है इसमें आता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, एक और एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद पोलराइज्ड स्टेट जो होता है वहाँ पे एक्सोलेमा जो होता है ये परमिएबल होता है पोटेशियम आयंस के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए। यानी कि पोलराइज्ड स्टेट में जो होता है एक्सोलेमा फ्रीली परमिएबल होता है के प्लस आयन के लिए, यानी कि के प्लस आयन जो है वो अंदर आता भी है और बाहर भी जाता है, लेकिन इम्परमिएबल होता है सोडियम आयंस के लिए। सोडियम आयन ना अंदर आ सकता है और ना अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये जो पोलराइजेशन होता है ये मेंटेन होता है बाय द सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। ये पोलराइजेशन मेंटेन होता है क्योंकि 3 सोडियम जो है आयन एक्सपेल्ड आउट। अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यहाँ से 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएगी और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन जो होगा वो अंदर आएगा बाय द यूजिंग ऑफ द 1 ATP। एक ATP की रिक्वायरमेंट से, क्योंकि यहाँ पे पंप है और पंप जो है वो रिक्वायर करता है ATP, तो एक ATP यूज करके जो है 3 सोडियम एक्सपेल्ड आउट होगी और 2 पोटेशियम आयन जो है वो इनवर्ड आएगी। एट दिस स्टेज पोटेशियम आयंस आर मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म थ्रू द पोटेशियम आयन लीकी चैनल्स फॉलोइंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस स्टेज पे क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ जाएगा फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म, और थ्रू पोटेशियम मतलब पोटेशियम आयन की जो लीकी चैनल्स रहेगी वो खुली रहेगी और वहां से पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मतलब मूव करेगा फॉलोइंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा जो स्टेज होता है इसका, जिसको हम कहते हैं दैट इज द डीपोलराइज्ड स्टेट। जो डीपोलराइज्ड स्टेट रहता है और रीचिंग द एक्सटर्नल, जब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे जो पोलराइजेशन मतलब पोलराइज्ड ऑलरेडी है, अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होना है। तो डीपोलराइजेशन कैसे होता है कि जो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई आया तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। जो ऑलरेडी चल रहा होता है सोडियम पोटेशियम पंप वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जो हमारा एक्सोलेमा होता है वो अटेन करता है एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ -60 मिलीवोल्ट जो है उसको एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलता है -60 मिलीवोल्ट का। और एंड दिस फेज वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम आयन का चैनल खुल जाता है। जैसे ही सोडियम आयन का चैनल खुलेगा वैसे ही क्या होगा कि रैपिड मूवमेंट होता है, दैट इज द सोडियम आयन का फ्रॉम द आउटवर्ड टू द इनवर्ड। अंदर से बाहर की तरफ जो है अंदर से मतलब बाहर से जो है अंदर की तरफ जो है पहले पोटेशियम आयन जा रहा होता है पोलराइज्ड स्टेट में। डीपोलराइज्ड स्टेट जो होता है यहाँ पे रैपिड मूवमेंट होती है सोडियम आयन का फ्रॉम द आउटवर्ड टू द इनवर्ड। बाहर से अंदर की तरफ जो है सोडियम आयन जो है वो आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल क्या होता है, खुल जाता है। अब एक्सोलेमा जो होता है वो रीच द पोटेंशियल अप टू, अब उसकी पोटेंशियल जो है वो हो जाती है +30 मिलीवोल्ट। अब जो है इनवर्ड पॉजिटिव हो जाता है और आउटवर्ड क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तीसरा स्टेट आता है हमारा, दैट इज द रीपोलराइज स्टेट। रीपोलराइज स्टेट जो होता है as soon as the exolema attains +30 मिलीवोल्ट, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट एक्सोलेमा अटेन करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा, और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है जो कि खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा रीपोलराइज्ड में, और यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन जो है वो खुल जाएगा और मूवमेंट होगा पोटेशियम आयन का फ्रॉम द इनवर्ड से अंदर से बाहर की तरफ जो है पोटेशियम आयन की मूवमेंट हो जाएगी, जिसके वजह से जो एक्सोलेमा होगा विल रीच अप टू -90 मिलीवोल्ट जो है फिर से उसकी जो मतलब उसकी जो स्टेट होती है वो -90 मिलीवोल्ट हो जाती है, जिसको हम हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अंदर नेगेटिव रहेगा, बाहर पॉजिटिव रहेगा जो एक्सोप्लाज्म है। इसके बाद डीपोलराइजेशन वो स्टेट होता है जिसमें अंदर पॉजिटिव आयन रहेगा और बाहर नेगेटिव होता है, और जो पोलराइजेशन स्टेट था हमारा रेस्ट वाला उसमें अंदर नेगेटिव रहेगा और वापस से पॉजिटिव बाहर की तरफ हो जाता है। तो ये थी हमारी यहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन की बातें, और इम्पल्स कंडक्शन के अंदर जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसको आप फिर से एक बार जो है वीडियो को देख लीजिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और जो भी हैंड रिटेन नोट्स है वो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। और इसके बाद जो भी लेक्चर है इसमें और कुछ चीजें जो है वो बची हुई हैं। इसके बाद जो है हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जिसमें ब्रेन वगैरह स्टार्ट होता है, वो सारी चीजें जो है वो सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।